नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में बैठक में रक्षा सहयोग, सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा हुई। कोविन ने लोगों की टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.49%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। संयुक्त अरब अमारात ने देश में प्रवेश के प्रतिबंध हटाए। भारतीय रविवार से यूएई के लिए उड़ान भर सकेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच कोरोना संक्रमण के कारण रद्द। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल्स सेमीफाइनल में आज रात शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ओलिंपिक स्वर्ण विजेता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से खेलेंगे। रविवार को महिला सिंगल्स फाइनल में कनाडा की लिला फर्नांडीज का सामना ब्रिटेन की एमा रादुकानु से होगा। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए साझेदारी को और प्रगाढ़ करने को प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। The significant progress of our bilateral relations in the recent times, the elevation of this relationship to a comprehensive strategic partnership during the virtual leaders summit between Prime Minister Modi and Prime Minister Morrison in June 2020 was a major milestone in the relationship. Despite these testing times of COVID, your visit to India is a testimony of our strong friendship. रक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, सेनाओं के बीच सहयोग मजबूत करने और जानकारियों के आदान प्रदान को बढ़ाने, उभरती रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग और परस्पर लॉजिस्टिक्स समर्थन पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऑस्ट्रेलिया 2020 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ। भारत ने इस वर्ष मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी जारी रखने पर भी संतोष व्यक्त किया। श्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर की दिशा में हाल के प्रयासों और भारत में बढ़ते नवाचार की जानकारी दी। उन्होंने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर काम करने के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन ने भारत की अध्यक्षता में पिछले 1 वर्ष में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स सहयोग बैठक के सफल आयोजन के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान कई नई पहल की गई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिचियान ने कहा है कि चीन पिछले 1 वर्ष में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के योगदान को पूरा सम्मान देता है और उसका आभार व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की वर्चुअल अध्यक्षता की। इस दौरान बहुस्तरीय सुधारों पर प्रथम ब्रिक्स मंत्री स्तरीय संयुक्त वक्तव्य
कोविड उपरांत वैश्विक सुधार पर चर्चा और ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य योजना सहित कई नई पहल की गई। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है। ये कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी मिलेगा जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा की 100% आबादी को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक देने पर गोवा की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और नवोन्मेषकों के संयुक्त प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 67,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान कोविड के 35,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.49% है। देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 71 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों को ये वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई या फिर उन्होंने स्वयं ही खरीदी हैं। 7 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 5 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता टीकाकरण में बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ने पूरे देश में पिछले 43 दिन के दौरान 6,88,000 से अधिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष आह्वान पर हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन में अपना योगदान करेंगे और हर बूथ से कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन में छूट न जाए, इसका हम एक एग्जॉस्टिव प्लानिंग के साथ 17 तारीख की तैयारी करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि स्वयंसेवक टीके लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन करेंगे। सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। अहमदाबाद में स्थापित सरदार भवन में अन्य सुविधाओं के साथ छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। कन्या छात्रावास में 2000 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखेंगे। वे मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर पुस्तकालय और एक सभागार का भी शिलान्यास करेंगे। नए भवन परिसर में अदालत के वकीलों के लिए करीब 2600 चैम्बर होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पुस्तकालय कक्ष का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना शहर के झालावाड़ क्षेत्र में की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा के साथ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि आगामी वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात $4 खरब तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्ष में मांग और आपूर्ति में अंतर को कम करने तथा खाद्य वस्तुओं की बर्बादी रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में श्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों और उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय समर्थन उपलब्ध करा रही है ताकि देश में सस्ते और उत्कृष्ट उत्पाद तैयार किए जा सकें।
तीन ही लक्ष्य विभाग के हैं कि मांग और पूर्ति के गैप के लिए देश तैयार हो। दूसरा, जहां पर अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाए तो वो सड़े ना, या तो उसकी उम्र बढ़ा दी जाए या उसको प्रोसेस करके उसके और गुणवत्ता उसकी बढ़ा दी जाए ताकि वो देश में और देश के बाहर वो पहुंच सके। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि भाई आखिरकार हमें निर्यात की तरफ आगे बढ़ना होगा और इसलिए जो निर्यात अभी हमारा है वो कुल 38 बिलियन का है। मुझे लगता है कि ये लक्ष्य पाया जा सकता है। निफ्टम जैसी हमारी संस्थाएं इसमें बेहतर काम कर रही हैं और भी जो संस्थाएं देश में हैं जो निजी क्षेत्र चला रहे हैं उनके साथ मिलकर हमारी जिम्मेदारी है कि किसान उत्पादक हो या अन्न उत्पादक हो, उनको किस तकनीक की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर उत्पादक, व्यापारी, हमारे समूह, सोसाइटी, एफपीओ, साइंटिस्ट और हम उद्योगपति मिलकर इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान से देश को बहुत मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कई गतिविधियों की योजना बनाई है। हम लोगों ने तय किया कि इन सप्ताह के भीतर 20 जो यूनिट हैं जो सफलता के साथ में चल रहे हैं, पूरे हो गए हैं, उनको हम लोकार्पित करेंगे। ये 10 राज्यों में। और भी पहले से जो स्कीम चल रही थी मेगा फूड पार्क की, वो 42 वित्त मंत्रालय ने की थी, जिसमें से 41 पर काम शुरू हुआ था, लगभग 22 उसमें चल रही है। वहां पर एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिले, जो स्कीम का मूल उद्देश्य था, उस पर भी सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रहा है। प्रहलाद पटेल के साथ ये पूरी बातचीत आज रात 9:15 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क का दौरा किया। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि स्पाइस पार्क से किसानों की केसर उत्पादन से होने वाली आय दोगुनी हो गई है। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को हर तरह की सुविधा और सहायता प्रदान करेगी, जिससे हमारे किसानों का जीवन समृद्ध होगा। कर्नाटक के हरहोली और नरसापुर में 100 बिस्तरों वाले 2 नए कर्मचारी राज्य निगम ईएसआईसी अस्पताल खोले जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईएसआईसी की 185वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। इसके अलावा केरल के लिए 7 नए औषधालयों को भी मंजूरी दी गई। श्री भूपेंद्र यादव ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अगले साल 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। ये उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए 50% वेतन पर बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है, जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी खो देते हैं। ये भी फैसला लिया गया कि जहां कहीं भी ईएसआईसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां मरीजों को सूचीबद्ध निजी चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के पास भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लिए 30 बिस्तरों के एक अस्पताल को भी मंजूरी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में हाल के भाषण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं गांधी परिवार की विरासत हैं। भाजपा के वक्तव्य में आरोप लगाया गया है कि श्री राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के संकट को बड़ी आसानी से भूल गए, क्योंकि कांग्रेस और उसके जैसे दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पार्टी ने कहा है कि कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और समावेशी दिशा में बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में बैठक में रक्षा सहयोग, सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा की। कोविन ने लोगों की टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.49%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। संयुक्त अरब अमारात ने पूरी तरह से टीकाकृत लोगों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाए। भारतीय रविवार से यूएई के लिए उड़ान भर सकेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच कोरोना संक्रमण के कारण रद्द। और अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल सेमीफाइनल में आज रात शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ओलंपिक स्वर्ण विजेता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से खेलेंगे। रविवार को महिला सिंगल्स फाइनल में कनाडा की लेहला फर्नांडिस का सामना ब्रिटेन की एमा रादुकानु से होगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरा। सुश्री बनर्जी के साथ अभिनेत्री कोयल मलिक के पति निशपाल सिंह राणे, राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम की पत्नी इस्मत हाकिम भी साथ थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। शमशेरगंज से मिलन घोष और जांगीपुर विधानसभा सीट से सुजीत दास उम्मीदवार होंगे। मतदान 30 सितंबर को होगा और मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का परिचालन सप्ताह में अब 2 बार किया जाएगा। अब ये रेलगाड़ी सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को रात्रि में 11:45 पर आनंद विहार से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:45 पर बापूधाम मोतिहारी पहुंचेगी। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के फेरे बढ़ने से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और दिल्ली के साथ रेल संपर्क में सुधार होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे भारत माता के महान सपूत बाघा जतिन और गोविंद बल्लभ पंत की। 10 सितंबर 1915 को अपने समय के सबसे अधिक जोशीले स्वाधीनता सेनानियों में से एक जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने अंग्रेजों से अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। जतिन्द्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले के कुश्तिया उप संभाग में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जतिन आरंभिक दिनों से ही वर्ग, जाति या धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों से प्रेम करते थे। एक बार गांव के लोगों को बचाने के लिए जतिन ने नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर का करीब 3 घंटे तक मुकाबला किया। उन्होंने गोरखा छुरी से बाघ को मार गिराया।
इसलिए उनको बाघा जतिन कहा जाने लगा। कॉलेज के दिनों में जतिंद्रनाथ सिस्टर निवेदिता द्वारा आयोजित राहत शिविर में शामिल हुए। सिस्टर निवेदिता ने जतिन का परिचय स्वामी विवेकानंद से कराया। विवेकानंद ने जतिन को मातृभूमि की सेवा का मिशन चलाने का निर्देश दिया। उन दिनों राष्ट्र ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष से आंदोलित था। श्री अरबिंदो ने जतिन दास को सीक्रेट सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अत्यधिक प्रेरक आह्वान किया, आमरा मुर्बो जगत जागपे, यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए जान देंगे। इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया। जतिन ने रास बिहारी बोस सहित अनेक युवाओं को प्रेरित किया। रास बिहारी बोस तो जतिन को जोशीले व्यक्तित्व वाला वास्तविक जननेता कहते थे। 1934 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन क्राउन प्रिंस से हथियार मांगे। शिपमेंट के आगमन के लिए जर्मन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी एमएन रॉय को सौंपी गई। अपने साथियों के साथ जतिन बालेश्वर के निकट छिपे थे, जहां हथियारों से लदा जर्मन जहाज आना था। लेकिन इस कंसाइनमेंट की सूचना आयरिश एजेंट द्वारा लीक हो गई और अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जतिन और उनके साथी पिस्तौल से मुकाबला कर रहे थे। फिर भी जतिन और उनके साथी पूरे जी जान से लड़े। इस घटना में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर शहर के अस्पताल में उनका निधन हो गया। The poet Nazrul Islam hailed the Battle of Balasore as the Haldi Ghat of New India. বালাসোর বুড়ি বালামের তীর নবভারতের হলদি ঘাট উদয় গধূলি রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল যথাস্ত পাঠ আনিল গগন গম্বুজ ছোঁয়া কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল অস্ত্র বীরে ছুটি ধরে আনে মধ্য গগনে কোন পাগল আপন বুকের রক্ত ঝলকে পাংশুর বীরে করে লোহিত বিমানে বিমানে বাজে বন্দুকি থর থর কাঁপে স্বর্গভীত দেবকী মাতার বুকের পাথর নড়িল কারায় অকস্মাৎ বিনা মেঘে হল দৈত্যপুরীর প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। संयुक्त अरब अमारात यूएई ने आज कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमोदित वैक्सीन से पूरी तरह टीकाकृत लोगों के लिए देश में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। भारत के निवासी 12 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात के लिए उड़ान भर सकेंगे। दुबई में 1 अक्टूबर से विश्व मेला शुरू हो रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू होने वाला 5वां टेस्ट मैच भारतीय दल में कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया। बीसीसीआई ने ईसीबी को रद्द टेस्ट मैच को दोबारा करवाने का सुझाव दिया। दोनों ही बोर्ड इस मैच के आयोजन की संभावना तलाश करेंगे। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना आज रात टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलिसियान की चुनौती का सामना करेंगे। उधर महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की लेहला फर्नांडिस की टक्कर ब्रिटेन की एमा रादुकानु से रविवार को होगी। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। महाराष्ट्र में कोविड महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष गणेशोत्सव कोविड दिशा निर्देशों के बीच आरंभ हुआ। एक रिपोर्ट। पुणे में आज सभी प्रमुख गणपति जैसे कि कसबा गणपति, केसरीवाड़ा गणेश जी, तांबड़ी जोगेश्वरी गणेश जी, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की पहली पूजा कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्साह भरे माहौल में की गई। कोविड निर्बंधों के कारण परंपरागत ढोल और श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। मुंबई में प्रभादेवी के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में अध्यक्ष आदेश बांदेकर ने श्री गणेश की प्रतिष्ठापना की। कोकण में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गणेशोत्सव के लिए लाखों भक्त कोकण में अपने गांव गए हैं। रत्नागिरी जिले में 1.5 लाख से ज्यादा घरों में और 100 से अधिक सार्वजनिक गणपति मंडल ये त्योहार मना रहे हैं। वहीं सिंधुदुर्ग में 70,000 से अधिक नागरिक और 30 से अधिक सार्वजनिक मंडल त्योहार में शामिल हो रहे हैं। उमेश कुलकर्णी, मुंबई, आकाशवाणी। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू तथा लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे तथा वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में बैठक में रक्षा सहयोग, सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा हुई। कोविन ने लोगों की टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.49%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संयुक्त अरब अमारात ने पूरी तरह से टीकाकृत लोगों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाए। भारतीय रविवार से यूएई के लिए उड़ान भर सकेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच कोरोना संक्रमण के कारण रद्द। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल्स सेमीफाइनल में आज रात शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ओलंपिक स्वर्ण विजेता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।